जिन लोगों की किडनी खराब होनी शुरू होती है उनमें क्या सिम्टम्स आते हैं? पेशाब में प्रोटीन का आना, क्रिएटिनिन बॉडी में इकट्ठा होगा तो इचिंग होगी, स्किन में, मसल्स में क्रैम्प होंगे, टेस्ट हमारा खाने से खत्म हो जाता है, ब्रेन पे उसका असर आना शुरू हो जाता है, पेशेंट अजीब सी बातें करने शुरू कर देता है, बच्चा पापा बीमार पड़ता रहता है और माँ उसको कफ सिरप देती रहती है। उस टाइम के बाद पता लगता है कि उस कफ सिरप की वजह से बच्चे की किडनी खत्म। कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम डेली यूज कर रहे हैं अपने घरों में बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए, जो कि किडनी को खराब कर रही हैं? पेन किलर्स। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको स्टेरॉइड पे रहना पड़ता है। ऐसा केस हमने सुषमा स्वराज और जितने भी हमारी महान हस्तियां रही हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया था उनके साथ कॉमनली देखने को मिला है। दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। भाई अगर अपनी सिस्टर से लेता है कितनी साल तक चल पड़ती है वो किडनी? देखो, जो एवरेज एज है वो है 10 साल। उसके बाद आपको दोबारा से किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जितनी हेल्दी आपकी बॉडी है उतनी हेल्दी आपकी किडनी भी है। अगर आपकी बॉडी वीक है तो आपकी किडनी भी वीक है, क्योंकि किडनी का भी तो खाना वही है जो आप खा रहे हैं। लाइफ सेविंग टिप बताइए कोई किडनी से रिलेटेड। बीपी शुगर रेगुलर बेसिस पे टच करो और साल में एक बार अपने आप को गिफ्ट दो अपने बर्थडे पे, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा कर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस आपको मैं आज इस पॉडकास्ट में देने वाला हूँ। मैं आज आया हूँ डॉक्टर पुरु धवन के यहाँ। श्रेयास करके इनका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। मेरे सामने जो बैठे हैं एक रियल पेशेंट बैठे हैं जो डॉक्टर साहब के पास आए तो थे अपना चेकअप कराने के लिए, और उसी बीच मैं भी उनके पास ही बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि क्यों ना एक रियल पेशेंट की एक रियल स्टोरी आप तक लाई जाए। नमस्कार, आपका नाम? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के। बिहार की। और आपकी एज? 27। आज आप यहाँ आए थे श्रेयस हॉस्पिटल में? yes. किस लिए? दिखाने के लिए। क्या समस्या है? किडनी का प्रॉब्लम। किडनी का प्रॉब्लम है। कब डिटेक्ट हुआ था? अगस्त में। अगस्त महीने में, लाइक 8-9 महीने हो गए। हाँ। ओके, क्या सिम्टम्स थे? दर्द होता था और क्या बोलते हैं, पेशाब सही से नहीं होता था। अच्छा, बाएं साइड में इधर। कॉन्टिन्यूस पेन रहता था या फिर बीच बीच में पेन उठता था? नहीं, लगातार ही रहने लगा था। तो जाके दिखाए थे तो उस समय। आपको कब पता चला? इन्होंने क्या बताया आपको? सर देखिए, एक्चुअली मैं तो काम करता हूँ दिल्ली ही। जी। इनको गांव में मैं दिखाया था। अच्छा। मेरा छोटा भाई है, उसे ले गया था दिखाने। ओके। तो वहाँ डॉक्टर हैं एक ब्रिजकांत, उनको दिखाया। ठीक है। तो वो जांच करके, वो तो किडनी स्पेशलिस्ट है नहीं, ओके। वैसे फिजिशियन है वो। ठीक है। वो देखा तो किडनी का अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। उसके बाद वो बोला कि इनके किडनी में प्रॉब्लम है, आप इसे CMS ले जाओ। आपने बिहार में चेक करवाया था इनको? CMS आपका शायद भेलोर। चलिए, ठीक है। वहाँ भेजा था। तो मैं यहाँ रहता हूँ भाई, मेरा काम वाम ये है, तो मुझे मतलब वहाँ समझ में नहीं आया कि वहाँ कैसे ले जाऊँ। ठीक है। मैं दिल्ली ले आया। ओके। दिल्ली में मैं दिखाया, डॉक्टर को चेक वगैरह कराया। तो एक्चुअल पता यहाँ चला मुझे कि इसको किडनी में क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इनको एग्जैक्टली? किडनी में वो बराबर ये दर्द होता था। तो यहाँ किडनी जांच कराने के बाद ये बोला कि किडनी को बायोप्सी कराओ। इसका क्रेटाइन इसका बढ़ता जा रहा था, 4.25 हो गया था इनका। क्रेटाइनिन 4.25 हो गया था? हाँ जी। ओके। फिर बायोप्सी कराया इनका। बायोप्सी में इनको आया वो IgA नेफ्रोलॉजी ऐसे कुछ है। ओके। तो फिर वहाँ दिखाया, उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है लगभग 1-1.5 महीने से वहाँ। लेकिन वो खाने का परहेज वगैरह ये सब जो बताया ना, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही कमजोरी आने लग गया। क्या परहेज बताया था? जैसे उबला हुआ खाना है। अच्छा, ठीक है। चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने, और भी फल वगैरह नहीं खाने। तो खाना कम कर दिया था वहाँ पे ऐसा? खाना कम कर दिया, फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा, डॉक्टर ने आपको ये सजेस्ट किया? हाँ, सजेस्ट किया ओके। था। 2 दिन पहले सर का वीडियो देखा तो फिर किसी से पूछा नहीं, फिर मैं यहाँ आ गया। नहीं, पर क्या चीज थी जो आपको लगा कि आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर कुछ रिजल्ट्स नहीं थे? खाने में कंट्रोल किया, इनको कमजोरी आना शुरू हो गया। अच्छा। और वापसी कराने से पहले इनके शरीर में कोई सूजन नहीं था। और हमें लगा, ये सर का वीडियो देखने के बाद फिर मुझे ये फील हुआ कि मतलब ये खाने के कारण ही इसका शरीर में सूजन हो रहा है। प्रोटीन वगैरह जो भी ये सब चीज बिल्कुल बंद कर दिया था। इनके पहले इनके शरीर में कुछ भी वैसा नहीं था। तो बेसिकली जो मूल कारण जो था वो खाना जो बंद करने को, बंद तो नहीं कहूँगा, कम करने के लिए जो कहा, और कुछ सर्टन खाने को बंद करने के लिए कहा गया। हाँ जी। और उसके बाद फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था ऐसा कुछ? नहीं। और कितने टाइम से आप वहाँ पे कंसल्ट कर रहे थे, क्या बताया आपने भी एग्जैक्टली? दिल्ली में भी तो इनका 7 तारीख को है इनको वापसी। ठीक है। 7 जनवरी को। उनके बाद से तो फिर कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है। अभी क्रेटिनिन के लेवल्स क्या है, चेक किया होगा जब? तो अभी सर उनके बाद वो कुछ ट्रीटमेंट किया था तो इनका 2.56 हो गया था। 2.5? तो फर्क पड़ा उससे? फर्क पड़ा। और कल परसों में फिर दिखाया था रिपोर्ट 10 तारीख को, तो 10 तारीख को इसका क्रेटाइन फिर हो गया 2.96। अच्छा, फिर बढ़ गया? फिर बढ़ गया। ओके, तो मतलब वो टेम्परेरी फर्क था जो फिर बाद में फिर इंक्रीज हो गया।
तो प्रॉब्लम वही है सारी की थोड़ा सा दिमाग में तो वही आया ना कि भाई ट्रीटमेंट चल रहा है, कम हुआ फिर ज्यादा हो गया। सी आपको पॉडकास्ट में इसलिए बिठाया गया है अभी यहाँ पे क्योंकि ये जो सेम प्रॉब्लम है, इस सेम प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जो हैं गुजर रहे होते हैं, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं। हम यहाँ आगे कैमरे के आगे बात कर लेते हैं कि ये होते हैं पेशेंट, इनको क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है, वो ऊपर ऊपर से बात हो जाती है। जब कोई एक रियल पेशेंट आता है और जब वो अपनी बात बताता है कि ये समस्या थी और इस तरीके से ये चीज़ें चल रही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो और ज़्यादा आपका एक रियल एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मकसद यही था आप लोगों से बात करने का, और थैंक यू सो मच। पहली बात तो यार कैमरा के आगे बैठना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों ने कंसर्न दिया अपना कि हाँ हम बैठ के बात करना चाहेंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका कंसल्टेशन हो गया डॉक्टर पुरू जी के साथ। हाँ जी। अब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी इस केस के बारे में भी बात करेंगे, और उसके अलावा भी किडनी के रिलेटेड जो भी जेनरिक चीज़ें हैं, जो समस्याएं रहती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वाला पॉडकास्ट भी देख लीजिएगा। और अभी डॉक्टर पुरू धवन जी को बुलाते हैं हम। डॉक्टर पुरू धवन, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ऑल गुड। आपका कुछ हिमाचल के साथ रिलेशन भी है ना? हाँ जी। पहले वो बता दीजिए। आप इसे बात हुई थोड़ी देर पहले और व्यूअर्स को बता दो। ठीक है, मेरी जो वाइफ है वो शी बिलोंग्स टू सोलन से। हाँ जी। अच्छा, हर नेम इज प्रगति गुप्ता। अच्छा, वो भी हॉस्पिटल में? हाँ, शी इज आल्सो डायरेक्टर। ओके, वेरी नाइस। चलिए अब बात करते हैं जो रियल पेशेंट अभी हमारे साथ आए थे। इन पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी किडनी से रिलेटेड, ये IgA कुछ तो नेफ्रोपैथी या नेफ्रोपैथी, ये क्या है? देखो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें सारी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से बचा रहा है। अगर ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में ना होना, हम 2 दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कभी कभार अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अब इनके केस में क्या हो रहा है कि IgA इम्यूनोग्लोबिन, ये एक तरह का आप समझ लो कि प्रोटीन है, ये एक डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। वो आपकी किडनी में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और जब इसमें स्वेलिंग आ रही है तो किडनी की वो काम करने की जो परफॉर्मेंस है ना, वो डाउन हो जाएगी। उसका जो काम है क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, वो कम हो जाएगा। उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट की KFT रिपोर्ट के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू और यूरिया की वैल्यू बढ़ने लग गई। क्रिएटिनिन और यूरिया की वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ जी। और जो ये कह रहे थे कि वेट लॉस हो रहा है, देखो वेट लॉस इनको लगा कि बीमारी की वजह से हो रहा था, बट इनका जो एक्चुअल जो वेट लॉस था वो इनकी डाइट की वजह से हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने जो इनको डाइट दे रखी थी वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट दे रखी थी कि जिसमें पेशेंट का सर्वाइव करना नामुमकिन था। अच्छा, उन्होंने वो डाइट छोड़ दी, क्योंकि अगर जब हम खाना पीना बंद कर देते हैं, वेट लॉस स्टार्ट करते हैं, तो हर 5 किलो पे 1 पॉइंट क्रिएटिनिन का डाउन होता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले टाइम में 2-4 महीनों में इन्होंने 5-10 किलो का वजन डाउन किया है। इसी की वजह से इनका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 4 से 2 पर आ गया। 5-10 किलो हुआ है? कितना हुआ है? 4-5 किलो कम हुआ है। अच्छा, 4 से 5 किलो उनका कम हुआ है ना? यस। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो क्रिएटिनिन है वो हमारी मसल्स में बनता है। तो अगर मैं किसी पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आप खाना कम कर दो या बंद कर दो या फिर आपने इतना इतना खाना है, तो जैसे जैसे वेट लॉस होगा वैसे वैसे क्रिएटिनिन भी कम बनेगा बॉडी में, और इसकी वजह से वो रिपोर्टों में कम नजर आएगा। तो यहाँ पे किडनी ठीक नहीं हुई है, क्रिएटिनिन का लेवल कम आया है। क्यों? क्योंकि हमने वेट लॉस किया है डाइट की वजह से। तो ये एक तरह से ब्लैक मैजिक होता है जो डॉक्टर्स जानते हैं कि अगर मैं पेशेंट का वेट लॉस करवा दूंगा मेडिसिन के साथ, डाइट को टाइट कर तो पेशेंट का क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा। बट ये गेम लंबी नहीं चल पाती। रीजन क्या है कि आप इनकी एज है 27, इनको नॉर्मल लाइफ हमारी होती है अराउंड 80 ईयर्स, तो यहाँ से इनका 50 साल जीना है, और ये बीमारी जो इनको है ये खत्म नहीं हो सकती। ये जो प्रॉब्लम है कभी खत्म नहीं होगी। अब इनको पूरी 50 साल नेक्स्ट 50 ईयर्स इससे फाइट करना है। अच्छा, आज की डेट में ये खाना इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हर 2 महीने में ये 5 किलो वजन गिरा रही हैं, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कुछ टाइम के बाद इनकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि चलना उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो हमने वेट लॉस किया है, वेट लॉस जो किया है और जो हमने क्रिएटिनिन डाउन किया उसकी वजह से ये भी वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं कोई रीजन समझाता हूँ। आपकी बॉडी में जो हेल्थ है, जितनी हेल्दी आपकी बॉडी है उतनी हेल्दी आपकी किडनी भी है। अगर आपकी बॉडी वीक है तो आपकी किडनी भी वीक है, क्योंकि किडनी का भी तो खाना वही है जो आप खा रहे हो। राइट। अगर आपने खाना खाया नहीं है तो आपकी किडनी को खाना मिला नहीं है, तो आज वो काम कर रही है वो कल काम नहीं करेगी। तो क्रिएटिनिन जो डाउन हुआ है वो वापस इंक्रीज करेगा। इनके केस में भी ऐसे ही हुआ, 2.5 गया, फिर वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये एक लॉन्ग, जब हमने लड़ाई लंबी जीनी होती है, चलनी होती है, तो आप अपने सारे के सारे अपने आप को वीक नहीं करते, आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग रख के चलोगे। तो जिन भी डॉक्टर ने इनको ये चीज सलाह दी होगी कि हम स्पेसिफिक्स में नहीं जाएंगे, कि आप अपना डाइट को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए,
ऐसा क्यों होता होगा फिर? ऐसा क्यों सलाहें दी जाती होंगी? ये मैंने आपको कहा ना, डॉक्टर को ये ट्रिक पता है, तो मैं इसको ब्लैक मैजिक कहता हूँ, क्योंकि आपने वो मैजिक ट्रिक खेली, पेशेंट का क्रिएटिनिन डाउन तो कर दिया, बट पेशेंट को हेल्थ नहीं दी, आपने पेशेंट की हेल्थ और खराब कर दी। क्योंकि अब ये वाली गेम 50 ईयर्स तो चलने वाली है नहीं ना, ये तो 2-4 महीने 6 महीने चल जाएगी। पेशेंट का जो क्रिएटिनिन डाउन हुआ है वो अगले 2 महीने में फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और पहले से ज्यादा बढ़ता है। रीजन क्या है? पहले बॉडी में हेल्थ थी थोड़ी बहुत, अब वो खत्म हो गई। न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी में, न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी में, प्रोटीन नहीं है बॉडी में, विटामिन मिनरल्स नहीं, क्योंकि हमने खाया ही नहीं। तो जो किडनी परफॉर्म कर रही थी वो भी छोड़ देती है। इस केस में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है काम करती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। एक पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो रही है उसे किसी भी टाइप की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। कोई भी टाइप की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? किसी भी टाइप की फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किडनी खराब हो रही है आपकी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से दूर रहिए। आपको अपनी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपकी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स का पार्ट ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि वेजिटेबल जब हम इंटेक ज्यादा करते हैं तो हमें विटामिन मिनरल्स पूरे मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम राइस एंड व्हीट का हम सहारा ले लेते हैं। बॉडी क्या करती है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर रहे हैं उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है एज पर द बॉडीज रिक्वायरमेंट। राइट, ठीक है। ये उन केसेस में अप्लाई होता है जहां पर टोटल प्रोटीन, जो ब्लड के अंदर प्रोटीन है वो नॉर्मल चल रहा है, मतलब ऐसी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इनके केस में क्या है कि इनकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो जरूरत से कम है, तो इनको हमें प्रोटीन खिलाना पड़ेगा। यानी इनके खाने में दाल होनी चाहिए, क्योंकि अगर दाल नहीं खाएंगी तो इनकी बॉडी खराब होती चली जाएगी। तो ऐसे पेशेंट में हमें डाइट का ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट ढंग से खाना खाए, क्योंकि उसकी किडनी की रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और उसकी वो लाइफ को एक्सटेंड करेगा, कम नहीं करेगा खाना। ओके। सो जैसा ये बता रहे थे कि इनको इस तरफ पेन होनी शुरू हुई थी, इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? देखो, आईजीए नेफ्रोपैथी जो इनको बीमारी है उसमें कमर में दर्द होगा ही नहीं। ये जो कमर का दर्द था ये वीकनेस की वजह से आ रहा था। ओके। अब वीकनेस का दर्द हो रहा था, किडनी वाले पॉइंट पर हो रहा था, इसलिए ये डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने वहां पे जब केएफटी का टेस्ट करवाया तब फाइंड आउट किया कि कुछ ना कुछ किडनी के साथ गलत है। कौन सा टेस्ट था? सॉरी, केएफटी? हाँ, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम अपना क्रिएटिनिन, यूरिया के लेवल्स देख रहे होते हैं, तब जाके पता लगा। तो पेन से बाय मिस्टेक किडनी का आइडेंटिफिकेशन हो गई। अगर ये पेन नहीं होती तो ये बीमारी अनआइडेंटिफाइड चली जाती। ओके। और ये फिर बाद में जाके पता चलता? हाँ, जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाते, स्वेलिंग बॉडी में आना शुरू हो जाती, वॉमिटिंग शुरू हो रही होती, इचिंग हो रही होती, अदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तब जाके पता लगता। जिन लोगों की किडनी खराब होनी शुरू होती है उनमें क्या सिम्टम्स आते हैं? देखो, जब किडनी खराब होने का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है पेशाब में प्रोटीन का आना। ओके। हमारा जो यूरिन होता है अगर हम करते हैं तो येलो या तो ट्रांसपेरेंट होगा या व्हाइट ट्रांसपेरेंट होगा। Right. बट जो किडनी पेशेंट्स हैं उनमें यही जो यूरिन है वो क्लाउडी हो जाता है और वो पहला सिम्टम होता है जो ये बता रहा होता है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग विद द किडनी। क्लाउडी को हिंदी में क्या बोलेंगे? कैसे? गदला। ओके। गदला सा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता वो। ठीक है। अब जब जैसे जैसे हमारी किडनी और खराब होती चली जाएगी तो वो अपने काम नहीं कर पाएगी। क्रिएटिनिन, यूरिया जो उसका काम है वो बॉडी से बाहर नहीं गया, वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो गया और जैसे जैसे वो इकट्ठा होगा वो सिम्टम देना शुरू करेगा। जैसे क्रिएटिनिन बॉडी में इकट्ठा होगा तो इचिंग होगी, स्किन में, मसल्स में क्रैम्प होंगे। अब यूरिया हमारी बॉडी में इकट्ठा होगा तो हमारे ब्रेन में जाकर क्या करता है कि हमारे टेस्ट को खत्म कर देता है, तो टेस्ट हमारा खाने से खत्म हो जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता। पेशेंट अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो यूरिमिक इंसेफेलोपैथी यानी ब्रेन पे उसका असर आना शुरू हो जाता है, पेशेंट अजीब सी बातें करनी शुरू कर देता है। तो इस सिम्टम डिपेंड करता है कि बॉडी में क्या चीज एक्यूमुलेट हो रही है, कौन सा जहर इकट्ठा हो रहा है। पेशेंट अजीब सी बातें करने लगता है मतलब? जब आपकी बॉडी में यूरिया बहुत इकट्ठा होना शुरू हुआ तो वो बेसिकली है तो वो वेस्ट मटेरियल ना, वो तो है तो जहर। अब जहर जितना ज्यादा बॉडी के अंदर होगा उस हिसाब से वो सिम्टम देगा। अगर आपकी बॉडी में यूरिया इकट्ठा हो रहा है तो वो यूरिया ब्रेन में भी जा रहा है और ब्रेन है वो हमारा एक तरह से कंट्रोल सेंटर है। तो पेशेंट के जो मूड्स हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो अजीब सी बातें कर रहा है, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, पेशेंट को नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं जब हमारी बॉडी में यूरिया की एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है। हाँ। ये जो पेशेंट अभी यहाँ बैठे हैं, आपने कंसल्ट तो कर लिया है अच्छे से आप? हाँ। राइट। ऐसे जो सिम्टम्स और लोगों को भी हैं जेनरिक, उनको क्या आप सलाह दोगे जो इनको आपने दी है? ऑब्वियसली पेशेंट टू पेशेंट भी डिफर करता है, किसी का कुछ बढ़ा होगा, किसी का कुछ होगा, राइट? इनके वाले केस में क्या था? बीपी बढ़ा हुआ था या शुगर डायबिटीज का था? इनके केस के अंदर इनकी जो किडनी की परेशानी है ना वो बीपी से आई है ना वो शुगर से आई है। ओके। वो आई है इनकी बॉडी की कमी की वजह से कि इनकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव है। अब किडनी को जैसे जैसे नुकसान हुआ उसने एक और बीमारी को पैदा कर दिया, वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब पिछले 1 महीने से इनका बीपी अनकंट्रोल्ड बना हुआ है, यानी अब बॉडी में 2 ऐसी बीमारी है जो किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। एक तो इनका आईजीए नेफ्रोपैथी जो बॉडी से निकल नहीं सकता, बट एक ब्लड प्रेशर।
अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं तो कम से कम ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को कोई नया नुकसान नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। और आईजी नेफ्रोपैथी को कंट्रोल करना नॉट ए इजी टास्क। ठीक है। तो ऐसी बीमारी को सुला दिया जाता है, निकाला नहीं जा सकता, सुला दो। सुला दी जाता है ऐसे, मतलब उनको बॉडी में रहेंगी, टॉर्मेंट रहेंगी और आपकी किडनी को और नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है फिर अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को लेके आगे आने वाले टाइम में फिर, ऐसा? हाँ, अब जैसे बाहर का खाना नहीं खा सकते, शादियों का खाना नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, कॉफी नहीं पी सकते, तो बहुत सारी जो कुछ चीजों पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है खाने पीने के अंदर। जो आपने सिम्टम्स बताए ना इनके आईजी नेफ्रोपैथी या नेफ्रोपैथी के, आप कह रहे हो कि इनके में बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है। बिल्कुल। पहली बात तो मुझे बताइए कि इनको देख के और इनको मिलने के बाद आप क्या एज्यूम कर पा रहे हैं, इनके अंदर कौन सा दोष है? इनमें दोष कोई भी नहीं है। वात पित्त कफ के बारे में देखो, वात पित्त कफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। ये इनका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का एक तरह से आप फेलियर कह सकते हो इसको। और ये क्यों होता है, इसका छोटा सा आंसर होता है, वो है बैड लक। क्योंकि आईजी नेफ्रोपैथी सबकी बॉडी में है, वो बिना किसी रीजन के एक्टिव हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है। अभी सब में तो होता नहीं ना, और इसके पीछे जो जिसकी रीजनिंग है वो आज तक फाइंड आउट नहीं हुई है। अच्छा, इसका रीजनिंग फाइंड आउट नहीं हो चुका? बिल्कुल। ये इडियोपैथिक माना जाता है। ये हो रहा है, ये पता है, ये क्यों हो रहा है, आज तक इसका रीजन नहीं निकला है, तो इसको आप बैड लक पे डाल सकते हो। मैंने और टीम ने थोड़े से कुछ जेनरिक क्वेश्चंस जो हैं सर्च किए कि जो कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बस उनके आंसर दे दो। आज का पॉडकास्ट हमारा उसी के अराउंड कर लेते हैं। बाकी जब ये पॉडकास्ट फिनिश हो जाएगा, हम अपने व्यूअर्स से ही इनपुट लेंगे, उनको नेक्स्ट किस चीज के बारे में जानना है, उनकी और क्या क्वेरीज हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट किसी एपिसोड में वो कर लेंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि किडनी फेल होने से पहले कौन सी चीज है जो आपको करनी ही चाहिए? किडनी फेल होने से पहले किडनी फेल होने से पहले आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी की रीजन है ना। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है और आपका स्ट्रेस है तो आपको बीपी बनता है, स्ट्रेस तो डायबिटीज बनती है। तो अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हो, बीपी और शुगर को मैनेज कर लेते हो, आपको किडनी फेलियर होगा ही नहीं। चांसेस 80% नीचे चले जाएंगे, क्योंकि 80% केसेस जो किडनी फेलियर के हैं उनके पीछे कारण बीपी और शुगर ही है। सिर्फ बीपी, शुगर और वो स्ट्रेस, बस, और कोई रीजन ही नहीं है। आजकल हर 10वें बंदे को जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। रीजन क्या है? देखो, वो है हमारा लाइफस्टाइल। क्योंकि डायबिटीज जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आती है। आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, अगर वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा तो डायबिटीज होगी। अगर वो बॉडी के हिसाब से कम बन रहा है तो डायबिटीज होगी। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर शुगर लेवल ज्यादा रहते हैं, उनको अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना चाहिए। अगर आप शुगर मैनेज कर लेते हो तो आपकी किडनी फेल होने के चांसेस भी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हर 4 में से एक डायबिटिक पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट का जो है डायरेक्ट रिलेशन है किडनी पेशेंट खराब होने से? हाँ। अच्छा। और डायबिटीज जो है वो फैमिली में भी रन होती है। मम्मी पापा को थी तो आपको भी हो सकती है, आप अपने अगले जनरेशन को भी पास करोगे। तो आपको अपनी डायबिटीज पे, चाहे वो जेनेटिक है या नहीं है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप उसे हल्के में ले जाओगे तो बीमारियां पूरी आएंगी। जो लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं और पानी बहुत ही कम पीते हैं, वो अपने साथ क्या खराब कर रहे हैं? देखो, फास्ट फूड जो है उसमें सबसे वाली चीज आएगी वो है सॉल्ट, क्योंकि फास्ट फूड में घर से ज्यादा नमक होता है। अब नमक जितना ज्यादा, बीपी उतना आपका रेस होता है। जितना बीपी आपका ज्यादा होगा उतना ही आपकी किडनी को वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। और पानी कम, पानी ज्यादा, एक ये वेरिएबल होता है। आपको बस प्यासे नहीं रहना। मतलब आपको अगर प्यास लग रही है तो पानी पी लो, चाहे कम पियो चाहे ज्यादा पियो, और पीते रहो। अगर आप पानी बिल्कुल इनटेक करना बंद कर देते हो, यूरिन आपका बिल्कुल येलो आ रहा है और आपके यूरिन में जलन हो रही है, तो बॉडी इसे कुछ टाइम तो चला लेगी, बट इसे लाइफ लॉन्ग नहीं चला सकती। तो आपकी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, पानी वाले एंगल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि फास्ट फूड तो बहुत ही कॉमन हो गया है, बट पानी वाले एंगल पे भी बहुत सारे मिथ्स हैं। कोई कहता है कि दिन में 2 लीटर पियो, कोई कहता है 3 लीटर पानी पियो, कोई कहता है 4 लीटर पियो, कोई कहता है 1 लीटर काफी है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितना पानी डेली पीना सफिशिएंट है? देखो, आयुर्वेदा के हिसाब से चले ना तो वहां पर काल का भी है, किस जगह पे आप रहते हो वो भी है, आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी है। तो हर बॉडी का एक अलग होता है, प्रकृति होती है। अब जो पित्त प्रकृति है उसको स्वेटिंग ज्यादा होगी तो उसकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आपका प्रोफेशन, जैसे हमारा बोलने वाला है, अब हम बोल रहे हैं तो अब हमें प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। आप रहते हो पहाड़ों पे,
टेम्परेचर ठंडा है तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट एक दिल्ली वाले से कम है ना, क्योंकि आपका स्वेटिंग ही नहीं हुई। तो आपने कभी भी ये चेक नहीं करना होता, ये क्वांटिटी पे फंसना नहीं होता, आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझना है। बॉडी की रिक्वायरमेंट को कैसे समझे? आपके होठ और आपका गला, अगर आपके होठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, पानी पियो ना, प्यासे मत बैठो। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि भाई इतना पानी पीना ही पीना। बिल्कुल नहीं, पानी कम पियोगे तो किडनी खराब होगी, और पानी ज्यादा पियोगे तो भी किडनी खराब होगी। पानी ज्यादा पीने से भी किडनी खराब होती है? अब मुझे 8 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, आज तक मैंने एक केस देखा है जिसमें पेशेंट ने ज्यादा पानी पीकर अपनी किडनी खराब कर ली। 8 साल में एक केस? हाँ, अब मैं उसको केस से समझाता हूँ आपको। वो लड़का था तकरीबन 20-25 साल का, 24-25 साल का था वो। उसके फेस पे दाने थे। अब वो दाने खत्म करने के लिए उसने कहीं देख लिया कि पानी पीने से मेरी स्किन साफ हो जाएगी। वो दिन में 20 लीटर पानी पी रहा था कि मेरी स्किन फ्री में साफ हो जाए। 20 लीटर? हाँ, और उसने वो काम 3-4 महीने कर लिया। रोज 20 लीटर पानी पीना है, जबरदस्ती पीना है। उसकी स्किन और खराब हो गई, दाने ठीक हुए नहीं, और उसका किडनी जो पूरा 20-20 लीटर पानी बॉडी से बाहर निकाल दी थी, उस चक्कर में उसकी किडनी भी पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई, खत्म हो गई। फिर तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या रहा उस पेशेंट का, वो भी तो बताओ। पेशेंट का तो उससे पहले हमें पानी रुकवाना पड़ा कि इतना पानी पीने की जरूरत नहीं, जब बॉडी आपसे मांगे तब आपने पानी देना है। स्किन का ट्रीटमेंट स्किन की तरह चलता है, ना कि आप पानी पी के बॉडी को ओवरलोड करके, फ्लूइड ओवरलोड करके उसको आप ठीक कर पाओगे। वो कोई तरीका नहीं होता। और जो एक्ने थे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। राइट। वहां पे पानी का इतना बड़ा रोल नहीं है। पानी सफिशिएंट पीना है, पानी ओवर नहीं करना है। और इसी तरह से अगर आप पानी कम कर लेते हो अपना, तो आपकी बॉडी में बनने वाला जितना भी जहर कह लो, टॉक्सिक मटेरियल कह लो, वेस्ट मटेरियल कह लो, उसको उसी पानी में घुल के बाहर निकलना है। तो अगर जैसे आपने घर में एक ग्लास लिया पानी का, उसमें आप चीनी घोलते हो तो 4 चम्मच घुल जाएगी, बट उसमें 10 चम्मच चीनी के नहीं घोल सकते, क्योंकि उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड है। तो अगर आपने पानी कम पिया है और आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया ज्यादा बना है, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो जो बच गया वो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा होगा, कम पानी के अंदर सब कुछ डिसॉल्व करना है। और इसी प्रोसेस के अंदर जब इसको हम लंबा टाइम कर लेते हैं तो किडनी खत्म, कोलैप्स हो जाती है फिर। ओके। कोई एक ऐसा फूड या ड्रिंक जो कि किडनी किलर है? अगर एक नॉर्मल पर्सन को अपनी किडनी का ध्यान रखना हो, खाने पीने से बचना है, तो उनको एडवाइस करूंगा कि आप प्रोटीन का कंट्रोल करो। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि प्रोटीन ज्यादा खाने से मेरी बॉडी अच्छी होगी, और ओवर अमाउंट में वो नॉनवेज खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा ही नहीं रहे। ऐसे लोगों में किडनी खराब हो सकती है। यंगस्टर्स प्रोटीन के डिब्बे खा रहे हैं, जिनमें किडनी खराब हो जाती है। जिम कल्चर का भी इसमें इम्पैक्ट है? बिल्कुल इम्पैक्ट है। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आपने अपना वेट लॉस करना है, फैट रेशियो कम करनी है, तो आजकल प्रोटीन इंटेक सुबह, दोपहर और शाम चल रहा है। और इसी की वजह से क्या होता है, किडनी में एक्स्ट्रा लोड जा रहा होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन ज्यादा बन रहा होता है। 2-4 दिन, महीना भर कुछ नहीं होगा, बट जब हम इसे ओवरडू कर जाते हैं तो किडनी पे उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये हेल्दी, जिनकी किडनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, वो ये काम ना करें, क्योंकि ये केसेस देखने को मिलते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है मेडिसिन का अननेसेसरी यूज करना। अच्छा। मेडिसिन आपको ठीक करने के लिए है, बट वो मेडिसिन जो है इतनी छोटी सी टैबलेट में आती है, आप खाते हो, आधे घंटे में काम कर जाती है। कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम डेली यूज कर रहे हैं अपने घरों में बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए, जो कि किडनी को खराब कर रही हैं? पेन किलर्स। अच्छा। अब दादी हैं या मम्मा हैं, उन सबको घुटने में दर्द होना एक आम बात है, या सिर में दर्द होना आम बात है। हमें भी हेडेक हो जाता है किसी न किसी रीजन से। अब मेरे हेडेक हो रहा है, अब मैंने क्या किया, केमिस्ट के पास गया, उसने हमें एक पेन किलर दिया हेडेक का, हम खा लिया, मुझे आराम मिल गया। अब मैं ये काम मैं अपनी रूटीन बना लेता हूँ, जब भी मेरा हेडेक होगा मैं गोली लूंगा दर्द की, मैं खाऊंगा, मेरा दर्द ठीक हो जाता है। ये सामने बंदा बैठा है, बताइए। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये जो हेडेक हो रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये किस रीजन से हो रहा है। जैसे आप स्पेक्स लगाते हो, तो हो सकता है कि आपकी आईसाइट की वजह से हो रहा हो सकता है कि उस टाइम में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, तो आपको उसके रीजन को खत्म करना है, दर्द को खत्म नहीं करना है। पर उस टाइम जब बहुत ज्यादा पेन हो रही है और जो पेशेंट है उस टाइम पे करा रहा है, उस टाइम पे क्या करे वो? आपने पेन किलर खा लिया, हाँ। एक गोली से कुछ नहीं हो रहा, हाँ। आपने खा लिया, ऑल ओके। अब उसके रीजन तो फाइंड आउट करो ना। हाँ। पॉइंट ये है ना, अगर आप वो टैबलेट हफ्ते में 2 बार खा रहे हो, महीने में 8 बार खा रहे हो, तो अगले कुछ महीनों में किडनी पूरी खराब हो जाएगी, और किडनी चली जाती है एक्यूट किडनी इंजरी में, जहाँ पे किडनी एकदम शट डाउन हो जाती है। एक्यूट किडनी इंजरी? यस। ओके। तो ऐसी कंडीशन के अंदर किडनी वापस आ जाती है, बट आपकी किडनी वीक हो जाएगी और आपको आगे चलकर लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। कोई भी आम इंसान जो है वो अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में अगर जानना चाहता है कि मेरी किडनी हेल्थ कैसी है, तो कौन से बेसिक टेस्ट होते हैं? 2 टेस्ट हैं। एक है यूरिन टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है नहीं आ रहा, बस वो चेक करना है। यूरिन में प्रोटीन नहीं होता है,
किडनी अगर खराब हो रही होगी तो यूरिन में प्रोटीन आपको लैब टेस्ट में दिख जाएगा। कितनी उसकी वो होती है अमाउंट? अगर एक सिंगल प्लस भी आ गया, जरा सा भी आ गया तो आप फेल हो गए। अच्छा, ठीक है। यूरिन में अगर थोड़ा सा भी प्रोटीन आ रहा है तो मतलब किडनी में कुछ लोचा चल रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विद किडनी। ठीक है। तो दूसरा जो टेस्ट है दैट इज किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर हम किटनिन की वैल्यू को देखते हैं। Okay। अगर किटनिन की वैल्यू जरा से भी एलिवेट हो गई है, जरा से भी, तो अब मान लो कि किडनी 30% डैमेज हो गई है, इसी वजह से किटनिन जरा सा बड़ा है। क्रेटिनाइन की एक नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और एक खराब वैल्यू क्या होती है? तो ये जो वैल्यू है 0.4 से 1.1, कुछ लैब में 0.1, 1.2 इस तरह से वेरी करता है, वो लैब टू लैब वेरी करता है। ठीक है। मगर अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है, चाहे जरा सी पॉइंट में ही क्यों नहीं है, तो 30% किडनी डैमेज होने के बाद ही क्रेटिनिन अपनी नॉर्मल वैल्यू से बाहर जाता है। नॉर्मल वैल्यू क्या है वही पूछ रहा हूं। 1.1 जो है 1.1 या 1.2 इज द नॉर्मल वैल्यू। हाँ, वो थोड़ा सा वेरिएबल होता है लैब टू लैब, बट इसी के आसपास होती है। और एक्सट्रीम? एक्सट्रीम तो आपका 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, बट वो कौन केसेस होते हैं जहां पर किडनी पूरी डैमेज हो चुकी है। 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है, 8 साल के एक्सपीरियंस में एक्सट्रीम केस कौन सा देखा है? 26 क्रेटिनिन लेवल 26। और उस पेशेंट के साथ क्या हुआ फिर? डायलिसिस करवाने भेज दिया मैंने, हैंड टू हैंड। मुझे नहीं देखना, पहले डायलिसिस करवाओ फिर मेरे पास आना, क्योंकि ऐसे केसेस को लेना मतलब ये होता है कि पेशेंट की लाइफ के साथ खेलना। तो आपको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। आपने पेशेंट की लाइफ को सिक्योर करना है। तो ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि उसकी बाकी ऑर्गन्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब आपके ब्लड के अंदर क्रेटिनिन और यूरिया के लेवल ज्यादा है, अगर हम उसको एकदम निकालेंगे नहीं तो कभी भी उसका जो हार्ट फेलियर हो सकता था। तो ऐसे केसेस जब भी आते हैं तो हमें उनको इमीडिएट आपको डायलिसिस करवाकर ब्लड को क्लीन करवा के बाकी ऑर्गन्स को सेव करना होता है, जिससे पेशेंट की लाइफ है वो बच जाए। कोई ऐसा केस हुआ जहाँ पे आप भी कभी इमोशनल हो गए हो? किडनी का कोई पेशेंट आया आपके पास? देखो, जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। अब एक पेशेंट है, एक गुड़िया है, 6 साल की बच्ची है, पूरे फेस पे स्वेलिंग है, खाना नहीं खा रही है, क्रेटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पेशेंट हमारा गरीब है, वहां पर ना आपका दिल ना पसीज जाता है, क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे। ऐसे केसेस में ना आपको लगता है कि आप गलत प्रोफेशन में आ गए। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको मतलब भगवान तो कोई ऐसा केस आपने जो देखा हो, छोटे बच्चे का कोई केस हो कोई? जो ये छोटे बच्चे वाले जो केसेस होते हैं ना, ये अब ना बहुत कॉमनली आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। और इनके पीछे जो कारण होता है वो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी क्या है? ये अक्सर बनती है पेरेंट्स की गलती की वजह से। छोटे बच्चों में कोल्ड एंड कफ कॉमन दिक्कत है, बच्चा बाबा बीमार पड़ता है और वो जाती हैं डॉक्टर से एक कफ सिरप ले आती हैं। उस कफ सिरप को देने के बाद पेशेंट का जो कफ है ना वो ठीक हो जाता है। अब जब वो दोबारा बीमार पड़ता है ना, तो माँ क्या करती है, वही कफ सिरप उठाती है और दोबारा से दे देती है। बच्चा पापा बीमार पड़ता रहता है और माँ उसको कफ सिरप देती रहती है। तब तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि उस कफ सिरप की वजह से बच्चे की किडनी खत्म। कफ सिरप जो है एक बहुत बड़ा रीजन आप ये कह रहे हो बच्चों की किडनी खराब होने का? बच्चों की किडनी उस टाइम में बढ़ रही होती है ना, बहुत छोटे होते हैं। हाँ। अब छोटे बच्चे में, 1 साल के बच्चे में, 2 साल के बच्चे में कफ सिरप जो है उनकी किडनी के साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी को नहीं पता। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब बच्चों का ट्रीटमेंट करना होता है ना, तो डोसेज का बहुत ध्यान रखो, मेडिसिन का बहुत ध्यान रखो और पैथी का भी ध्यान रखो। छोटे बच्चों में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, मैं खुद आयुर्वेद का फिजिशियन हूँ, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि होम्योपैथी ट्राई किया करो बच्चों के अंदर पहले। फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन। रीजन फास्ट है। कहते हैं होम्योपैथी स्लो है? नहीं, ये सबसे बड़े मिथों में से एक है कि कहा जाता है कि होम्योपैथिक स्लो है। होम्योपैथिक बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा काम करती है बच्चों में। बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप कर देगी, बच्चा बाबा भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो अप्रोच वहां पे अच्छी मिलती है। अगर नहीं ठीक हो रही तो उससे ऊपर हम बैठे हुए हैं आयुर्वेद वाले। आप होम्योपैथी से ऊपर मानते हो अपने आप को आयुर्वेद वाले? हाँ, वो तो आपने अपनी पैथी के तो पीछे तो हम मतलब खड़े ही रहेंगे ना। आयुर्वेद की अपनी पावर्स है, होम्योपैथी की अपनी पावर्स है, एलोपैथी की अपनी ताकतें हैं। तो सबके अपने एडवांटेजेस है। हाँ, हथियार है आपके पास, बस आपको कंडीशन के हिसाब से अपने हथियार निकालने होते हैं। आप सीधा एटम बम नहीं निकालोगे, पहले छोटे छोटे करके देखोगे तब काम बनेगा। तो आप
बड़ी चीजें करते हो। तो होम्योपैथिक बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। मैं अपने बच्चों को भी पहले होम्योपैथिक ही देता हूँ, नंबर 1 थिंग। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बात बता दूं, मेरे पॉडकास्ट में एक वैद्य जी भी आ चुके हैं पहले, और उनके 2-3 पॉडकास्ट कर चुका हूं मैं। उनके पास मैं एक दिन बैठा हुआ था उनके एक क्लिनिक में, तो एक एमडी डॉक्टर, वो काफी वेल नोन अपने वहीं हिमाचल की, अपनी फैमिली को उनके पास भेज रखा हुआ उन्होंने। हाँ, अब होता ही है। मैं सोचूं, मैं वही बोलूं, मैं कहा यार ये एमडी डॉक्टर और ये मतलब कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते थे, या फिर किसी बढ़िया अपने मित्र को बोल के कि भाई यार ये भेज रहा हूँ आपके पास, ये मैंने आपको कहा ना, हर पैथी में अपना एक दम है। अब जहाँ पर एलोपैथी फेल होती है वहां पे आयुर्वेद आता है। जैसे किडनी फेलियर पेशेंट में भी, अगर आप किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन उठा लो एलोपैथी का, तो उसके अंदर किडनी की मेडिसिन ही नहीं है। ओके, नॉट ए सिंगल मेडिसिन, आज तक डेवलप ही नहीं हुई है। एलोपैथी के अंदर किडनी की कोई मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है, पूरी ब्रांच है। हाँ। पूरी किडनी को लेकर पूरी नेफ्रो की पूरी ब्रांच है, बट सिंगल मेडिसिन नहीं है जो किडनी को खराब होने से रोक भी सके। विटामिन डी देंगे, बीपी की मेडिसिन देंगे, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स होती हैं, और उनका प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता है। पेशेंट को ये भी नहीं बताया जाता है कि मैंने आपको जो लिख रहा हूँ उसमें किडनी की मेडिसिन कोई भी नहीं है। जब हम पेशेंट को समझाते हैं कि ओके ठीक है, अपना प्रिस्क्रिप्शन देखो, फाइंड आउट करो कि उसमें कोई मेडिसिन है या नहीं है, गूगल पे सर्च करो, तब जाकर उनको समझ में आता है डॉक्टर साहब ने तो हमें मेडिसिन दी ही नहीं है। फिर वो हमसे पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं दी, हम बता रहे होते हैं बनी नहीं है इसलिए नहीं दे रही, उनकी गलती नहीं है। तो एक लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन है। आयुर्वेद में ये अच्छा है कि यहाँ पर किडनी को खराब होने से रोकने तक की भी मेडिसिन है, और काफी हद तक ठीक करने की भी मेडिसिन है। आयुर्वेद के बारे में भी पर ये बात बोली जाती है कि आयुर्वेद का प्रोसेस भी बहुत स्लो है, इसीलिए लोग जो है सबसे पहले एलोपैथी की तरफ जाते हैं कि वहां पे जाके इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, और इसीलिए एलोपैथी को चूज करने का एक बेसिक और बहुत बड़ा रीजन ये भी है। देखो, ये मैं कहता हूँ कि अप्रोच और पे डिपेंड करता है। आयुर्वेद में रिजल्ट्स 1 महीने में आ जाएंगे। अब ये स्लो है फास्ट है? स्लो तो नहीं है। स्लो नहीं है ना? नहीं है। अब अगर आपको चाहिए अभी तो एलोपैथी, आज की तारीख में चाहिए, सेम डेट में चाहिए, एलोपैथी में जाओ, वहां पर भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले आपको। जब हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं ना, जो आयुर्वेद की जो प्रिंसिपल्स है ना, वो बहुत सॉलिड है। आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी बीमारी हो रही है बिना रीजन के नहीं होगी, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अगर आप उस बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो उसकी रीजन पे अटैक कर दो। कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, जो पिछले वाले आपके पेशेंट थे वो बैड लक था, राइट? एग्जैक्टली, वो एक बैड लक था। बाकी हर चीज का रीजन होता है। उसका भी रीजन है ना, रीजन है, बट वो क्यों हो रहा है वो भी नहीं, वो एक बैड लक है। बैड लक भी तो होता ही है ना। बच्चा अगर पैदा हो रहा है, बैड लक है, तो उसके अंग प्रॉपर बॉडी में पार्ट नहीं बन पाते, हार्ट में छेद होता है, कोई रीजन नहीं है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनके पीछे कोई रीजन नहीं होता। राइट। आप स्मोकर नहीं होते तो भी आपको लंग कैंसर हो जाता है, आप टबैको च्यू नहीं करते तो भी आपको माउथ कैंसर हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके पीछे कोई फिक्स रीजन नहीं होता। ठीक है, वापस आते हैं वहाँ पे। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी बीमारी हो रही है उसका रीजन है, राइट? और ये आई गेस सभी यही कहते होंगे ना, एलोपैथी नहीं। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे सिम्टोमेटिक रिलीफ हो रहा है। ओके। हम कोई बीमारी है उसमें सिम्टम्स को दबा देते हैं तो वो एलोपैथी में अच्छे हैं। जैसे पेन हो रहा है, पेन किलर खा लो, ठीक हो जाएगा। बट आयुर्वेद के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, पेन हो रहा है, आप पेन का रीजन ढूंढो, उस पेन की रीजन को खत्म करो, तो एक स्टेप एडवांस हो गया ना। जैसे मैंने आपको एडवाइस किया कि आपको हेडेक हो रहा है तो गो फॉर ब्लड प्रेशर टेस्ट, आईसाइट टेस्ट। रीजन क्या है, वो मेरे का आयुर्वेद में फंडामेंटल्स में सिखाया गया कि ये ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा। इसी तरह से किडनी फेल हो रही है तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है कि बीपी से हो रही है, शुगर से हो रही है, या जैसे इनके केस के अंदर आईजीए नेफ्रोपैथी से हो रही है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बीमारी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि बीपी को मैनेज करना इजी है, डायबिटीज को मैनेज करना इजी है, बट आईजीए नेफ्रोपैथी को मैनेज करना मुश्किल काम है। तो हमने क्या कहा कि आपको लड़ाई तो पूरी लाइफ टाइम करनी पड़ेगी, इस बीमारी को सुला दो। ये काम करना आसान है, बीमारी निकलेगी नहीं बट सो जाएगी, तो पेशेंट की लाइफ एक्सटेंड अच्छी, पेशेंट की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। वापिस ले आता हूँ आपको मैं बच्चों वाले टॉपिक के ऊपर ही, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा लग रहा है। बच्चों में कितने बच्चों के केसेस आ रहे हैं आपके पास आजकल किडनी फेलियर के या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के? देखो, आप ये लेके चलो कि हफ्ते का एक केस होता है। एज क्या रहती है? 6 से 7 साल। क्या क्या रहता है यूजुअली उनके? उसमें क्रिएटिनिन के लेवल बड़े होते हैं, कुछ केसेस में क्रिएटिनिन बड़ा होता है। हाँ। और कुछ केसेस के अंदर यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट होने की वजह से जो हमारा बच्चा है वो ग्रो नहीं कर पा रहा होता। हाँ। या उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही होती है, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा थकना शुरू कर देता है, खेल नहीं पा रहा होता। तो इस तरह की दिक्कतें हो रही होती है जब पता लगता है कि
कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। फिर जब टेस्ट होते हैं तो पता लगता है कि किडनी खराब हो रही है। ओके, तो अगर किसी पेरेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि बच्चों में क्या सिम्टम्स हैं, अभी आपने बताया पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से बताइए, जिससे पेरेंट्स जो है थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि किडनी से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। देखो, अगर किडनी के साथ बच्चे में दिक्कत हो रही है तो पहली चीज ये होगी कि यूरिन का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट से क्लाउडी हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ठीक है, तो कॉमन है। ठीक है, तो जब बच्चा यूरिन कर रहा है, करवा रहे हो, चेक करो कि यूरिन ट्रांसपेरेंट है या फिर वो गदला है। गदला, ठीक है। ठीक है, अगर बच्चे में फेस पे, पैरों में स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही है कि बच्चे का जो फेस है वो फूलता जा रहा है, तो वो दूसरा साइन होता है जो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर गलत हो रहा है। और अक्सर इसके अंदर प्रोटीन लॉस की वजह से आईवी स्वेलिंग होती है। ठीक है। अगर बच्चा कहता है मेरा खेलने का मन नहीं है, एक्टिव नहीं है, लेथार्जी हो रहा है, ठीक है, उसे बैठे रहना पसंद है, तो वो एक साइन हो सकता है जहां पे ये पता लग रहा है कि बच्चे की बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्योंकि बच्चे उस टाइम में बहुत एक्टिव होते हैं, बैठ ही नहीं सकते हो, तो वो एक साइन है कि कुछ ना कुछ गलत है, तो वहां पर टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। उसमें प्रकृति का कोई लेना देना नहीं होता? प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आपकी बॉडी से प्रोटीन लीक आउट हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे आपने कहा ना कर्मज बीमारी होती है, कर्मज बीमारियां जो हमारे कर्मों की वजह से, बैड लक की वजह से आ रही है, जैसे हमने ये डिस्कस किया। दूसरी होती है दोषज, जो दोष की वजह से होती है, वात पित्त कफ की वजह से, जैसे घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द हो रहा है तो वातज व्याधि है, आपका पैरालिसिस है तो वात व्याधि है, पार्किंसन है, वात व्याधि है, तो उनका हमने कैटेगराइजेशन की है 3 ग्रुप के अंदर। बट कोई भी बीमारी सिंगल दोष पे नहीं होती, 3 दोषज होती है, तीनों दोष होते हैं, वात पित्त कफ, कोई कम कोई ज्यादा। अच्छा। तो आयुर्वेद की कंसेप्ट है, अब आयुर्वेद भी थोड़ा सा एडवांस हो गया है, वो मॉडल को साथ लेके चलता है, छोड़ के नहीं चल रहा वो। जहां पर बीमारी के पीछे सर पैर नहीं पता, जैसे सपोज करो आपको फीवर आता है, बस फीवर आता है, आप सारे टेस्ट करवाते हो, सारे नेगेटिव है, टाइफाइड नहीं है, मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, तो वहां पर आपकी दोषज चिकित्सा अच्छा काम करेगी। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको चाहिए, आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर्स को चाहिए कि वो मॉडर्न साइंस को पीछे ना छोड़े, मॉडर्न साइंस को साथ लेके चेयर लोगे, एडेप्टेशन होती रहेगी, इवॉल्व करते रहोगे। अगर आप इस चीज को साथ नहीं लोगे तो आपकी जो साइंस है कुछ बीमारी में अच्छा काम करेगी, बाकी बीमारियों में फेल हो जाएगी। अगर आप उसे रेलिवेंट बनाए रखना चाहते हो तो दोषज अच्छा है, वात पित्त कफ अच्छा है, बट साथ में मॉडर्न लेके चलो। किसी का क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ रहा हो तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए? अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो सबसे पहला काम बनता है कि बीमारी की जड़ जाओ, उसे ढूंढो, अपना बीपी चेक करो, शुगर टेस्ट करो, रीजन फाइंड आउट करो खुद ब खुद कि आपका क्रिएटिनिन लेवल किस रीजन से बढ़ रहा है, और उस चीज के लिए अपनी मेडिसिन को वहां पे प्लेस करो जिससे आपका वो रीजन हट जाए। क्योंकि अगर आपने वो रीजन हटा दिया ना तो किडनी आपकी और खराब होना उसी दिन से बच जाएगी। अगर आप उसे खुला छोड़ देते हो, बीपी आपका बढ़ा हुआ है, छोड़ देते हो, अरे बीपी तो सबका बढ़ा होता है, अरे शुगर क्या है, वो तो मेरे परिवार में चलती आ रही है, अगर आपकी ये अप्रोच है ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लाइफ सेविंग टिप बताइए कोई किडनी से रिलेटेड। अगर आप किडनी फेलियर को होने से पहले कैच कर लोगे तो उससे बड़ा कोई लाइफ सेविंग नहीं होगा, और उसका तरीका बहुत सिंपल सा है, बीपी शुगर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करो, और साल में एक बार अपने आप को गिफ्ट दो अपने बर्थडे पे, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवाकर। अच्छा, जो बहुत कम लोग कराते हैं। बिल्कुल, अपने बर्थडे की डेट हमेशा सबको याद रहेगी, अपने आप को गिफ्ट दे दो, अपने हेल्थ चेकअप करवाया, जिससे क्या होता है कि आपको बीमारी के छोटे में ही पता लग जाता है कि ओके समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आप काम करना शुरू स्टार्ट कर देते हो, काम आप करना जब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। आप जब आपको पता ही नहीं लगा कि आपकी बॉडी के साथ क्या गलत है तो आप काम कैसे करोगे? क्विक क्वेश्चंस हैं, अगर आप रोज एक ये गलती कर रहे हो तो किडनी फेल होने वाली है। अगर आप रोज पेन किलर ले रहे हो तो आपकी किडनी फेल होने वाली है। बिना डायलिसिस के किडनी रिपेयर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, कुछ हद तक, कैसे? कंडीशन अप्लाई। अगर किडनी हमारी काम नहीं कर रही, किडनी में हमारा इंक्रीज हुआ है, तो किडनी के अंदर 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जो मर गया, एक हिस्सा वो है जो इन्फ्लेम्ड है। जो हिस्सा मरा नहीं है वो वापस काम पर आ जाएगा, क्रिएटिनिन आपका डाउन हो जाएगा, बट पूरा रिपेयर होना ना होना डिपेंड करता है किडनी के अंदर किस टाइप का और क्या डैमेज हुआ है। 90% लोग किडनी डैमेज होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कैसे? अगर आपकी किडनी डैमेज की एक्सटेंट पे डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा या नहीं जी पाएगा। अगर किडनी फुल डैमेज हो चुकी है, कोई चांस नहीं है, तो उम्मीद खत्म। अगर किडनी थोड़ी सी पार्शियल खराब है, पार्शियल ठीक है, क्रिएटिनिन हमारा 2.5, 4, 5, 10 से नीचे है, तो वहां पर काम किया जा सकता है। क्या नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स का मतलब है कि किडनी आपकी सेफ है? अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी आपको अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को टेस्ट करना चाहिए। अगर वो बड़े में है तो आपकी किडनी रिस्क में है, चाहे आपकी
KFT रिपोर्ट में क्रिएटिनिन यूरिया नॉर्मल ही क्यों ना हो। हर रोज ये एक ड्रिंक लेने से किडनी का डैमेज रिवर्स हो सकता है? ऐसी कोई ड्रिंक नहीं है जो किडनी के डैमेज को रिवर्स कर सके, तो इसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद नॉर्मल लाइफ होती है या फिर स्ट्रगल होता है? बिल्कुल नहीं होती। अगर आपकी किडनी खराब हो गई है तो आपकी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल बनी ही रहेगी। क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं? किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको स्टेरॉइड पे रहना पड़ता है और ये स्टेरॉइड आपकी कार्डियक कंडीशन को नुकसान पहुंचाती रहती है। ऐसा केस हमने सुषमा स्वराज और जितने भी हमारी महान हस्तियां रही हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया था उनके साथ कॉमनली देखने को मिला है, क्योंकि उनके अंदर जो डोनर था वो बाहर से था। अगर कोई फैमिली से देता है, जैसे लालू प्रसाद जी की बेटी ने उनको किडनी दी है, उसके अंदर उनका सर्वाइवल अच्छा देखने को मिलेगा इन कंपेरेटिव टू अदर्स, जहां पर जो डोनर है वो किसी और फैमिली से आ रहा है। अपनी फैमिली रिलेशन में नहीं, सॉरी मतलब ब्लड का नहीं, ऐसा फैमिली? हाँ, अगर आप ब्लड रिलेशन का, हाँ, अगर आप अपनी फैमिली में से किसी से किडनी लेते हो तो वो किडनी लंबा चल जाती है। अगर भाई बहन से लेता है, अज्यूमिंग मदर से ले ली, फादर से ले ली, तो उस केस के अंदर किडनी अच्छा परफॉर्म कर जाती है ट्रांसप्लांट वाली। अगर आपने किसी रैंडम पर्सन से ले ली तो किडनी की जो चांसेस होते हैं चलने के वो बहुत कम हो जाते हैं। लेट्स से अगर फैमिली से कोई अपनी किडनी लेता है, दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं, अब ऑब्वियसली बात है लेनी पड़ेगी। भाई अगर अपनी सिस्टर से लेता है, कितनी साल तक चल पड़ती है वो किडनी? देखो, जो एवरेज एज है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो है 10 साल। ओके। तो जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो 10 साल चलेगा, उसके बाद आपको दोबारा से किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आपने किडनी ली भी है वो भी फेल होगी ही होगी। क्या सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं उस टाइम? सेम सिम्टम दोबारा से आएंगे, वही क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा, वही यूरिया लेवल बढ़ेगा, वही बीपी बढ़ना शुरू होगा, वही सारी दिक्कतें दोबारा से आती है। लेट्स से किसी पेशेंट की एज है 30 ईयर ओल्ड, हाँ। ठीक है, उसने अभी ट्रांसप्लांट करवाया है, तो क्या 40 साल तक? बिल्कुल। अब 40 के बाद उसे फिर ट्रांसप्लांट चाहिए, बट ये हो नहीं पाता क्योंकि बॉडी इतनी वीक हो चुकी होती है कि 40 के बाद ट्रांसप्लांट करवाना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर हमें एक टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि पेशेंट के लिए क्या चीज सही है। तो जो पेशेंट यंग है, जहाँ पे किडनी पूरी खराब हो चुकी है, उनके लिए ट्रांसप्लांट अच्छा है कि 10-15 साल मिल जाए, बहुत अच्छी बात। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 40s, 50s, 60s में होते हैं, वहां पर ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं होता, वहां पर डायलिसिस पे बने रहना अच्छा होता है। मगर अगर डायलिसिस पे बने हुए हैं तो हमने क्या करना होता है कि डायलिसिस में वीकनेस बहुत आ रही होती है बॉडी के अंदर, तो हमें वीकनेस को काउंटर करना होता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें खाना बहुत अच्छी मात्रा में देना होता है। और सबसे अच्छा तरीका, अगर आप अपनी किडनी को खराब होने से रोक लेते हो, ना ट्रांसप्लांट से बच जाते हो और डायलिसिस से भी बच जाते हो बहुत लंबे टाइम तक। एक क्वेश्चन एक और है, क्या किडनी सिर्फ 20% भी काम कर रही हो तो भी क्या उसको बचा सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपकी किडनी 20% काम कर रही होगी तो क्रिएटिनिन लेवल आपका 6 के आसपास होगा। अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका 6 के आसपास है तो अगर आप अपनी किडनी को खराब होने से रोक दोगे तो वो आपका लेवल 6 के आसपास टिका रहेगा, वो और नहीं बढ़ेगा। अब जब हमारी किडनी में और डैमेज होना रुकेगा तभी तो आप किडनी को रिवर्स कंडीशन में लेकर आ पाओगे, क्योंकि बॉडी हमेशा अपने आप ही हील अप करती है। आपको बस वो एनवायरनमेंट देना होता है, उसको ताकतें देनी होती है, खाने से विटामिन देना होता है, मिनरल देना होता है, जिसके अंदर किडनी अपने आप को रिवाइव कर सके अपने आप। बचपन से किडनी को कैसे स्ट्रांग करें ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए? अगर आप अपनी किडनी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो वेजिटेबल्स पे ध्यान दो, क्योंकि वेजिटेबल्स का इंटेक आप अच्छा करते रहोगे तो ना बीपी शूट अप करेगा, ना शुगर होगी आपको, और बीपी शुगर से आप बच गए तो आप किडनी फेलियर से भी बच गए। प्रोटीन पाउडर खाने वाले जिम लवर्स को भी किडनी फेलियर का रिस्क होता है? 100% रिस्क होता है। डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन पाउडर कितनी मात्रा में खा रहे हो। अगर आपने खाना छोड़ दिया है, सिर्फ प्रोटीन पाउडर पे जी रहे हो, तो किडनी खराब आपकी 100% होगी ही होगी। और अब किसी पर्सन को कैसे पता चले कि अच्छा यार इतनी लिमिट है मेरी और इतना ही प्रोटीन पाउडर मुझे कंज्यूम करना है? अगर वो कोई जिम लवर है, कोई जिम जाता है रेगुलर, वो तो आपको अपनी मॉडरेशन में रखना है ना। आप 2 स्कूप, 3 स्कूप, 4 स्कूप लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने सुबह, दोपहर, रात आपका प्रोटीन ही इंटेक कर रहे हो, अपनी जो एपेटाइट सप्रेस कर रहे हो, तो आप अपनी बॉडी के साथ नुकसान कर रहे हो। क्या नॉनवेज फूड खाने से भी किडनी की हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है? हाँ भी और ना भी। अगर आप व्हाइट मीट खा रहे हो, सी फूड खा रहे हो, एग्स हैं, चिकन है, तो आपकी किडनी को नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। Okay. मगर अगर वहीं पर आप डेली बेसिस पर मटन खा रहे हो, बीफ खा रहे हो, आपकी किडनी खराब होने के चांसेस रेड मीट ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कैसे? जब हम नॉनवेज और खासकर रेड मीट ज्यादा खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। अगर वो इन्फ्लेमेशन आपकी किडनी पर आ रही है तो वो किडनी को डैमेज करने के चांसेस हाई हो गए। आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी में बीपी है वो भी शूट अप करेगा, क्योंकि आपको नॉनवेज को गलाने के लिए नमक की मात्रा ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, और यही आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाता है। सेंधा नमक यूज कर ले तो? सेंधा नमक है तो नमक ना, बीपी तो वो भी बढ़ाएगा ना, कम मात्रा में बढ़ाएगा। कम मात्रा में बढ़ाएगा, बट नुकसान तो करेगा नुकसान करेगा। तो मतलब नॉनवेज में रेड मीट ना खाएं, ऐसा? रेड मीट आप खाओ, बट साल में 1-2 बार, 4 बार, 5 बार
डेली बेसिस पे नहीं। व्हाइट मीट आप डेली बेसिस पे खा सकते हो। अगर किसी की किडनी फेलियर के लास्ट स्टेज पे है तो होप है या बस एंड? अगर क्रिएटिनिन का लेवल 10 से नीचे है, 10 के आसपास है, Okay. तो पूरी होप है। बट अगर क्रिएटिनिन का लेवल 13, 14, 15 जा रहा है तो वहां पे चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट को पहले डायलिसिस करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसको हो पाएगी। सबको कभी ना कभी किडनी चेक करवानी चाहिए और किस एज से स्टार्ट करानी चाहिए? आपकी एज 30 क्रॉस कर जाए, हर साल में एक बार अपने बर्थडे पे अपनी किडनी टेस्ट जरूर करवाओ। जो लोग सोच रहे हैं कि उनको किडनी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, उनके लिए एक वार्निंग। अपना बीपी शुगर ठीक रखोगे, किडनी की दिक्कत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। अगर बीपी शुगर अपना कंट्रोल में नहीं रखते हो, उसको छोड़ देते हो कि मुझे बीपी शुगर जो है वो मेरी फैमिली में आ रहा है, तो आपकी वो सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। आपने सबसे डेंजरस किडनी फेलियर केस कौन सा देखा है? एक केस नहीं है, मल्टीपल केसेस हैं। अपनी अपनी गलतियों की वजह से डिफरेंट केस है। कभी प्रोटीन पाउडर ज्यादा खाने की वजह से किडनी खराब हुई, कभी मेडिसिन ज्यादा खाने की वजह से किडनी खराब हुई। तो केसेस जब छोटे बच्चों में होते हैं तब वो थोड़े डेंजरस ज्यादा हो जाता है। हमारे क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो रहे हैं डॉक्टर पुरु धवन। आई होप कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन उनकी दूर हुई होंगी, और अगर नहीं हुई हैं, इस पॉइंट तक अगर आप पहुंच चुके हो पॉडकास्ट के, और पहली बात तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक पहुंचे बड़ी बात है। इसका मतलब आपको कंटेंट अच्छा लगा है, एंगेजिंग लगा है। यहाँ पहुंचे हो तो अपने डाउट्स, अपनी कन्फ्यूजन्स जो और रहती हैं कमेंट में लिखना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर पुरु धवन जी को मैं कोशिश करूंगा उनको भेजने की, और बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किडनी से रिलेटेड हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर करें। राइट सर? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच।